देखिए हम अभी तक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हमने क्या क्या पढ़ लिया? एटॉमिक साइज, आयनिक रेडियस और आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम चौथा पढ़ेंगे आज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, अब एक बात देखिए, एक बात समझिएगा, जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है, बढ़ता है, तो क्या होता है? स्टेबिलिटी बढ़ती है। स्टेबिलिटी बढ़ती है तो एनर्जी क्या होती है बेटा? रिलीज हो, कम होती है। कम होती है यानी एनर्जी इज रिलीज्ड। रिलीज होती है यानी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच को क्या बोलेंगे? नेगेटिव। ठीक है, और जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है या फिर क्या आता है? फोर्स ऑफ रिपल्शन, ऐसा समझो। जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन आता है तो क्या होता है? स्टेबिलिटी कम होती है। स्टेबिलिटी कम होती है कैसे? एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज हो जाती है कैसे? यानी एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड। इस केस में डेल्टा एच क्या हो जाता है बेटा? पॉजिटिव। तो इसको क्या बोलोगे? एंडोथर्मिक। और इसको क्या बोलोगे? एक्सोथर्मिक। ठीक है, अच्छा एक बात और, कि जो भी मैंने आईआईटी वालों को बुक्स दी हैं, जो भी बुक्स आपने करनी है, उसके लिए आपको साफ साफ फेयर नोटबुक पे करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो आप अपने लिए कर रहे हो, मुझे दिखाने के लिए नहीं कर रहे हो। तो जितने गंदे से गंदे में करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे वो आपने दिखाना ही नहीं है, आपने मुझसे डाउट पूछना है। स्कूल जैसे नहीं करना है कि साफ साफ फेयर कॉपी बनाई। कम से कम स्पेस में करो, समझ रहे हैं? और जल्दी से जल्दी करो, और ऐसा लिखो कि केवल आप समझ सको, दैट इज ओके। आप भी समझ सको तो वो भी ठीक है। ठीक है ना? जितनी भी मैंने बुक्स बताई, जैसे नरेंद्र अवस्थी 41 इयर्स, और मेडिकल वालों को वो बताई, कौन सी बताई थी यार? एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स। उसको साफ साफ करने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे जैसे करो। बस ऐसा करना, एक कॉपी बना लो जिसमें तुम मान लो आज से साल भर बाद देखो कि मैंने क्या किया था, तो तुमको समझ में आए। बस ऐसा लिखो कि तुम समझ सको आज से साल भर बाद, बस दैट्स इट। ठीक है, तो ये चीज हमें पता है। पर ये चीज भी हमें पता है कि भाई स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। इसके लिए देखिए, मैं एक एग्जांपल हर बार देता हूं भाई, देता हूं आपको भी। मान लीजिए 2 साल का बच्चा है और 90 साल के दादाजी हैं। ठीक है, तो आप खुद बताइए एनर्जी किसमें ज्यादा होती है? 2 साल के बच्चे में बहुत एनर्जी होती है, कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा, एक जगह नहीं बैठेगा। और वही 90 साल के दादाजी क्या होंगे? एक जगह बैठे रहेंगे। तो बच्चे की एनर्जी ज्यादा है यानी उसकी स्टेबिलिटी कम है, कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा, कभी गिरेगा फिर उठ के भागने लगेगा। लेकिन जो दादाजी हैं उनकी एनर्जी कम है, उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक, अब देखो, एक तो ये एग्जांपल हो गया, तो ये हमेशा ध्यान रखना है, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। ठीक है, तो अब देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है, पहले समझते हैं फिर लिखते हैं। ये मान लीजिए कि ये क्या था? एक आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये क्या था? एक आइसोलेटेड गैसियस एटम। हमने क्या किया कि चलो भाई इसको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो हम इसको इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास लेके गए, हम इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। इस बार आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे। इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ठीक, तो मान लीजिए हमने कि इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, यहाँ पे दे दिया। जैसे हम इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो न्यूक्लियस और इसके बीच में क्या आएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बताओ भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा यानी नया, पहले तो ये जब इलेक्ट्रॉन नहीं था तब बताओ क्या ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था? तब तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन आ गया तब इसमें क्या आ गया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया यानी क्या हुआ? स्टेबिलिटी बढ़ी, यानी एनर्जी कम हुई। एनर्जी कम हुई यानी एनर्जी क्या होगी?
रिलीज होगी। ठीक ठीक है भाई। सर लेकिन एक और चीज होगी बेटा, क्या सर, जब भी आप इलेक्ट्रॉन लेके आओगे तो पहले से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, आप ये बताओ हमें। हाँ बेटा है इलेक्ट्रॉन। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बोलो भाई करेंगे कि नहीं। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगा, जिस फोर्स ऑफ रिपल्शन को हम क्या बोलते थे, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट बेसिकली क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इस पे लगेगा, तो बताओ स्क्रीनिंग इफेक्ट लगेगा तो रिपल्शन लग रहा है तो स्टेबिलिटी कम होगी, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो देखो दो प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं। एक प्रोसेस की वजह से एनर्जी रिलीज होगी, जो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। दूसरा फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी रिलीज होगी। फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से क्या होगा, स्टेबिलिटी कम होगी तो एनर्जी बढ़ेगी तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि सर जब हम नया इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी कि एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ये किस पर डिपेंड करता है, इन दोनों में जो फैक्टर ज्यादा ताकतवर है। अगर ये फैक्टर ज्यादा ताकतवर है तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ये फैक्टर ज्यादा ताकतवर है तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। जनरली क्या होता है, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका इफेक्ट जो होता है वो ज्यादा होता है किससे, स्क्रीनिंग इफेक्ट से। इसका जो इफेक्ट है वो ज्यादा होता है किससे, स्क्रीनिंग इफेक्ट से। तो मान लो 100 जूल एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, इससे एनर्जी रिलीज हो रही थी और इससे 30 जूल एब्जॉर्ब हो रही थी। जो एब्जॉर्ब होगी उसको प्लस लगाएंगे, जो रिलीज होती है एक्सोथर्मिक उसको माइनस लगाते हैं। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन है। माइनस का मतलब क्या होता है, अगर कभी भी माइनस में एनर्जी लिखी हो उसका सिर्फ ये मतलब होता है, वो ये डिनोट करना चाह रहा है कि एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। और जब भी प्लस लगाएगा मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो 100 जूल रिलीज हो रही है और 30 जूल एब्जॉर्ब हो रही है, तो नेट इफेक्ट क्या हुआ, नेट इफेक्ट क्या हुआ कि भाई -70 जूल का फर्क आया। तो -70 जूल, या फिर हम क्या बोलेंगे, 70 जूल एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी रिलीज हुई यानी और स्टेबल हो गया। तो बताओ अपने आप ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा कि नहीं लेना चाहेगा, ये भाई इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। ठीक है, तो फिर से समझते हैं, अभी तक कुछ लिखने की जरूरत नहीं, पहले सुनिए। हम नया इलेक्ट्रॉन लाल वाला लेके आए। जब ये लाल वाला इलेक्ट्रॉन लेके आए तो इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ी तो एनर्जी कम हुई, यानी एनर्जी कम कैसे हुई, एनर्जी रिलीज हुई। लेकिन जब ये नया इलेक्ट्रॉन, ये कौन है, नया इलेक्ट्रॉन, जब ये नए इलेक्ट्रॉन को लेके आए तो ये बाकी जो पहले से इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने इसको क्या किया, रिपेल किया। तो रिपेल किया यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको। तो स्टेबिलिटी कम हुई तो एनर्जी बढ़ी यानी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। तो एक ही चीज को करने से, इलेक्ट्रॉन लाने से, इसकी वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है, इसकी वजह से एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो नेट में एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, ये किस पर डिपेंड करेगा कि इन दोनों में बेहतर इफेक्ट कौन सा है। तो जनरली क्या पाया गया कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है इससे, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है किससे, स्क्रीनिंग इफेक्ट से। तो इसलिए जो है मान लो 100 जूल एनर्जी रिलीज हुई, माइनस साइन क्या बताता है, चलो माइनस हटा देता हूं। यदि अगर लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, डेल्टा एच इज इक्वल टू -100 जूल। तो माइनस साइन का केवल क्या मतलब है कि इंग्लिश में ना लिखकर एनर्जी इज रिलीज्ड, अगर ये वर्ड में नहीं लिखना चाहता हूं तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, एक माइनस लगा दूंगा। ये माइनस को मैं कैसे पढ़ूंगा कि 100 जूल एनर्जी इज रिलीज्ड, बस माइनस को पढ़ने का ये तरीका है। और यहां क्या लिख दूंगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू +30, इसका मतलब 30 जूल एनर्जी इज एब्सॉर्ब।
तो नेट इफेक्ट क्या हुआ कि 70 जूल एनर्जी क्या हुई, रिलीज हो गई। ठीक है, नेट इफेक्ट क्या हुआ कि 70 जूल एनर्जी क्या हुई, रिलीज हो गई। तो इसीलिए क्या होता है कि जब भी तुम कोई भी गैसियस एटम है, आइसोलेटेड गैसियस एटम मान लो X, इसमें इलेक्ट्रॉन लेके आए, या A मान लो, तो ये A माइनस बन जाएगा, आइसोलेटेड गैसियस होना चाहिए। ठीक है, प्लस क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो फिर वही बात, आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन लाने पर, एक इलेक्ट्रॉन लाने पर जो एनर्जी रिलीज होगी, इसी एनर्जी को क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब क्या होता है, हिंदी में मैं बोलूं तो लगाव। जैसे एक होता है प्यार, एक होता है लगाव। जैसे कि आपके पेड़ पौधे जो हैं, मान लीजिए आपको घर में आपके पेड़ पौधे लगे हुए हैं, फूल उल लगे हैं, तो वो आपको पसंद हैं, ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि उसके लिए अपनी जान दे दोगे। भगवान ना करे मान लीजिए आपका भाई किसी प्रॉब्लम में है या बहन किसी प्रॉब्लम में है, कि बहन के सामने मान लो शेर आ गया, तो भाई आप इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता ही हूँ आपसे कि बहन को हटा के शेर के आगे खुद आगे आ जाओगे। ठीक है, तो बहन से तो प्यार है आपको, लेकिन पौधे से प्यार थोड़ी ना है। पौधे को एक बड़ा सा सांड भी खाएगा जिसके इतने बड़े बड़े सींग होंगे, तो आप उससे पंगा नहीं लोगे। तो उसको बोलते हैं एफिनिटी, लगाओ। ऐसा मान लीजिए आपको किसी अपने पर्टिकुलर पेन से लगाव है, फोन से लगाव होता है, इसको हिंदी में लगाव बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो एक तरीके से यह है कि तुम इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो बदले में वो तुम्हें क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। तो बदले में जितना वो तुमको एक तरीके से कीमत चुका रहा है इलेक्ट्रॉन की, तो वो जितनी कीमत चुका रहा है उसी कीमत को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है ना। ठीक, तो ये लिखो, इसको और थोड़ा सा बेटर करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, इसके बीच में क्या होगा ये, और इसको क्या लिखो, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड अदर इलेक्ट्रॉन्स। ये देखो, ये मैं यहां बना दे रहा हूं। जैसे ये नया इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ये बेटा पुराना इलेक्ट्रॉन है। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बना रहा क्योंकि डायग्राम गंदा हो जाएगा। तो ये इस पे क्या लगा रहे हैं, स्क्रीनिंग। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल लिया मैंने 100 जूल, या ये इतनी थोड़ी होती, ये तो बस अपने मन से वैल्यू ले ली बस आपको समझाने के लिए। ठीक है, ठीक, लिखो ये, लिखो ये पूरा लिख लिया मैं मान रहा हूं। उसके बाद लिखो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू आइसोलेटेड या बेटा आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम, ये जरूर लिख लेना। When an electron is added to isolated neutral gaseous atom to form negative ion, ये क्या है भाई, negative ion, to form negative ion,
यानी कि हम इलेक्ट्रॉन लेके गए एटम के पास, तो इलेक्ट्रॉन ने हमको बदले में क्या दी? एनर्जी। ठीक है, तो जनरली ये देखो वर्ड मैंने क्या यूज किया, जनरली ऐसा होता है, यानी जनरली एनर्जी रिलीज होती है। लिखो नोट, जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्सोथर्मिक, जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्सोथर्मिक, बट in very few cases, ब्रैकेट में लिखो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ब्रैकेट में लिखो एटम्स हैविंग इलेक्ट्रॉनिक, ब्रैकेट में लिखो एलिमेंट्स हैविंग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एलिमेंट्स हैविंग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ब्रैकेट क्लोज। अब मैं भूल गया पहले क्या बोला था, आगे लिख लो ब्रैकेट के बाद, इट माइट बी एंडोथर्मिक ऑल्सो, इट माइट बी एंडोथर्मिक ऑल्सो। तो अब लिखो भाई फैक्टर्स ऑन विच भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स, तो सारे भाई फैक्टर हैं। पहला क्या है भाई? साइज ऑफ एटम, दूसरा लिखो न्यूक्लियर चार्ज, साइज ऑफ एटम, न्यूक्लियर चार्ज। तीसरा लिखो स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक, फिर भाई अपने पांचों फैक्टर वही हैं, पेनिट्रेशन इफेक्ट, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो पहला लिखो साइज ऑफ एटम। तो सिंपल सी बात है भाई, ये बड़ा एटम है, ये छोटा एटम है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? फोर्स ऑफ यहां पे साइज बड़ा है, ठीक, साइज बड़ा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो लेस एनर्जी विल बी रिलीज्ड, है कि नहीं? लेस एनर्जी विल बी रिलीज्ड, लेस एनर्जी रिलीज होगी, यानी हम इसको क्या बोलेंगे? इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। और यहां देखो साइज छोटा है, साइज छोटा है तो भाई क्या होगा? ये पास पास है, पास पास है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा? मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसी के सामने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। फिर यहां पे इंग्लिश बोल रहा हूं, लिखो स्मॉलर द साइज ऑफ एटम, स्मॉलर द साइज ऑफ एटम, स्ट्रॉन्गर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Smaller the size of atom, stronger is the force of attraction. So greater amount of energy is released in a smaller atom. ठीक है, इसके बाद लिख लो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। ठीक है, सारे वही फैक्टर है। दूसरा न्यूक्लियर चार्ज, अभी भी आपको पता है, मान लो भाई साइज एक ही जैसा है, ये देखिए सपोज साइज एक ही जैसा है, इसमें मान लो Z कम है, Z यानी कि Z क्या होता था? नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल लो या न्यूक्लियर चार्ज बोल लो, इसको मैं छोटा बना देता हूँ। इसमें मान लो साइज यही है, यही साइज बनाना,
मान लो मैंने यही साइज बनाया है, ठीक, तो इसमें क्या है, Z ज्यादा है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, ज्यादा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अब इसमें देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, लेस एनर्जी विल बी रिलीज्ड। इसमें क्या है, Z ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहां पे इंग्लिश लिख लो कि ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, greater the nuclear charge, stronger is the force of attraction. Greater the nuclear charge, stronger is the force of attraction. So greater is the energy released. Greater is the energy released. ठीक। फिर तीसरा लिखो, स्क्रीनिंग इफेक्ट। भाई स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, भाई स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, भाई इसमें मान लो ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट है, ठीक है, इसमें मान लो कम स्क्रीनिंग इफेक्ट है। मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है, यानी अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें ज्यादा है तो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, लेस एनर्जी विल बी रिलीज, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। और इसमें अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मोर एनर्जी विल बी रिलीज। तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। चौथा, पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट देखो, ग्रेटर द पेनिट्रेशन इफेक्ट, स्ट्रॉन्गर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Greater the penetration effect, stronger is the force of attraction. So greater is the amount of energy released. ठीक है, ये मान लो ये है, ठीक। अब खुद बताओ, अगर S में इलेक्ट्रॉन आता है और P में आता है तो किस में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसे लगेगा, S वाले में, है कि नहीं। S और P दोनों में आता है तो उसको ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में लगेगा, भाई S में लगेगा। तो बस ग्रेटर द पेनिट्रेशन इफेक्ट, ग्रेटर द पेनिट्रेशन इफेक्ट, स्ट्रॉन्गर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, stronger is the force of attraction, so greater is the amount of energy released. So greater is the amount of energy released. तो penetration effect किसका ज्यादा होता है, S का, फिर P का, फिर D का और फिर F का, ठीक। तो ये क्या है, closer to the nucleus। इसका मतलब क्या है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा यानी मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अब
अभी तक अगर तुम देखो तो एक बात ध्यान दो, चाहे आयोनाइजेशन एनर्जी हो चाहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, दोनों ही क्या थे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे साइज ऑफ एटम के। चाहे आयोनाइजेशन एनर्जी हो या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, दोनों ही किसके प्रोपोर्शनल थे, न्यूक्लियर चार्ज के। चाहे आयोनाइजेशन एनर्जी हो या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, ये दोनों ही किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्रीनिंग इफेक्ट के। चाहे आयोनाइजेशन एनर्जी हो या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, दोनों किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पेनिट्रेशन इफेक्ट के। सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बेटा दोनों में ही क्या है, बात किसकी चल रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा, अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इससे निकालना भी मुश्किल है। भाई तुमको उससे लोगे तो तुमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी इस न्यूक्लियस का इससे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर मैं बोलूं कि अगर इस न्यूक्लियस का इससे ज्यादा प्यार है, ठीक है, तो इससे निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। एट द सेम टाइम इस इलेक्ट्रॉन को जब लेके आओगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, प्यार ज्यादा होगा, तो आपको वापस बदले में भी ये बहुत कुछ देगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिंकू का एग्जाम्पल लो, रिंकू को तो आप जानते ही हैं, तो अब जैसे मान लीजिए ये मैं हो गया और ये मान लीजिए सपोज रिंकू हो गया, तो रिंकू को कोई अगर मुझसे छीनना चाहे तो भाई पैसे देके नहीं छीन सकता। तो क्या करना पड़ेगा, भाई मुझे 10 लाख दे दे, 1 करोड़ दे दे, इट डजंट मैटर, वो मुझसे रिंकू खरीद नहीं सकता। तो सपोज करिए 100 करोड़, मतलब उसने मुझे पीटा, बहुत 4-5 लोग आए मुझे बहुत पीटा और रिंकू को मुझसे लेके चले गए, तो मुझसे रिंकू छीनने के लिए चूंकि मुझे प्यार बहुत है तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ी, 4-5 लोग लेके आने पड़े, मुझे पीटना पड़ा। ऐसा नहीं हुआ कि पैसे दे दे और काम चल गया। और सपोज कोई अगर रिंकू को लेके आ गया वापस मेरे पास और कहा कि ये देखो आपका रिंकू, तो भाई बदले में मैं उसको 10 लाख रुपए भी दे दूंगा, और सच में दे दूंगा। मतलब 10 लाख भी रिंकू के लिए सही बताऊं तो कुछ नहीं कि भाई ये लो। तो ये डिपेंड किस पे करता है, ये प्यार कितना है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच। जितना ज्यादा प्यार होगा उससे इलेक्ट्रॉन लेना उतना ही मुश्किल, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा, और उससे इलेक्ट्रॉन जब उसको दोगे तो वो बदले में एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा देगा, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, उसकी ज्यादा होगी। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो कल मैंने आपको देखिए यही चीज बोली थी कल या परसों, कि जिसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ना ही इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और ना ही लेना चाहता है। याद है आपको, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है वो ना ही इलेक्ट्रॉन देना चाहता है ना ही इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। ठीक है, तो लिखो 5वां फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये कौन कौन से भाई साहब हैं, अरे वही वाले इलेक्ट्रॉनिक लिख दिया मैंने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अरे कौन से, अच्छा पिछले वीडियो में एक गलती की थी मैंने, इधर लिख दिया था कि पीरियड में इधर जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, ये मैंने गलती से लिख दिया था। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी ये जो फालतू की गलती है ये आप खुद ही समझ जाओगे कि सर ने गलत लिखा है। नॉर्मली क्लास में क्या होता है, बच्चे बता देते हैं क्योंकि टीचर को इतना ध्यान नहीं रहता ये फालतू चीजों पे। तो इधर जाने पे भाई आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती ही है पीरियड में, ये बात कई बार बोली, एक जगह मैंने इसको गलत लिख दिया है। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले कौन से थे भाई, कौन कौन झंडा लेके खड़े हैं, बेरिलियम मैग्नीशियम याद करो 2s2 3s2, और कौन था, नाइट्रोजन फास्फोरस याद करो, इनकी क्या समस्या थी, ये क्या थे, हाफ फिल्ड, समझिएगा। इसके अलावा क्या थे, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में क्या होता था हमेशा, p6। तो ये याद करो, ये इलेक्ट्रॉन देने में भी नाटक करते थे भाई, इनसे अगर इलेक्ट्रॉन लेने जाओ तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती थी, बहुत हाई होती थी क्योंकि ये देना नहीं चाहते थे। अब अगर इनको इलेक्ट्रॉन दोगे तो सपोज ये 3 है, एक और दे दिया, तो अब क्या होगी, स्टेबिलिटी कम हो गई इसकी, तो इलेक्ट्रॉन लेना भी नहीं चाहते हैं, तो ना ही इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। तो पहले लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे लिखो एलिमेंट्स विच हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एलिमेंट्स विच हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
ब्रैकेट में लिखो आइदर हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड, ब्रैकेट में लिखो आइदर हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड have no tendency to accept the electron, have no tendency to accept the electron। ठीक, लेकिन अगर मान लो हमने ठान लिया कि नहीं हम तो इलेक्ट्रॉन देकर ही रहेंगे ऐसी की तैसी, मान लो हम इलेक्ट्रॉन देंगे, जबरदस्ती देंगे, जाओ जो करना है कर लो, हम तो जबरदस्ती पकड़ के लाएंगे और ऐसे दे देंगे, तो अब बताओ क्या होगा? ये दुखी हो जाएगा बेचारा, तो दुखी हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, लिखो हिंदी में लिखना, और जब बोलता हूं ना हिंदी तो ऐसे लिखा करो, अगर हम तो ऐसे ही लिखा करो। अब मुझे मराठी आती बेटा तो मैं मराठी में बोलता, लिखो हिंदी में, अगर हम फिर भी जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देंगे, अगर हम फिर भी जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देंगे तो सिस्टम मतलब या तो ये ले लो ये ले लो ये ले लो, तो सिस्टम लेस स्टेबल हो जाएगा, तो लेस स्टेबल हो जाएगा, यानी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा बताओ? एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये लिखो ब्रैकेट में कि स्टेबिलिटी कम होगी एनर्जी बढ़ेगी, लिखो ब्रैकेट में, ठीक है। तो एनर्जी बढ़ेगी कैसे? तो क्या लिखा इसके आगे? लिखो हेंस एनर्जी विल बी, लिखो हेंस एनर्जी विल बी एब्सॉर्ब्ड hence energy will be absorbed but not released। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो नाइट्रोजन ले लिया, तो ये N- हो गया, ठीक है। ये पहले क्या था भाई? P3 था, ये क्या था भाई? एक्स्ट्रा स्टेबल, क्योंकि ये क्या था? हाफ फिल्ड। अब बताओ ये क्या हो गया? लेस स्टेबल। तो लेस स्टेबल हो गया, तो लेस स्टेबल हो गया तो बेचारा क्या करेगा बताओ? एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। एनर्जी कैसे बढ़ेगी बताओ? बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी? कैसे बढ़ेगी? एब्जॉर्ब करके, एब्जॉर्ब करके एब्जॉर्ब करके, यानी क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक, नॉट एक्सोथर्मिक। यानी ये वाले प्रोसेस में इन सब में क्या होगा? एंडोथर्मिक हो जाएगा। यानी नॉर्मली क्या होता था? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या थी? जो एनर्जी रिलीज होती थी, लेकिन इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? इसके लिए डेल्टा एच क्या लिखोगे? पॉजिटिव। एनर्जी इसमें क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। ये कैसा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो लिखो ये इतना लिखो। ठीक है। तो अब इसके बाद देखो, ये जो सारे हैं इसमें क्या होता है? एंडोथर्मिक हो जाती है।
सर फास्फोरस में भी होनी चाहिए, क्यों नहीं होती? अब बेटा नहीं होती है। ये क्या हो जाता है? स्लाइटली। स्लाइटली का क्या मतलब? वेरी लिटिल, लिटिल लिटिल क्या हो जाता है? एक्सोथर्मिक। समझे ना? तो जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? एक्सोथर्मिक। लेकिन इन केसेस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाती है? एंडोथर्मिक। क्यों? क्योंकि ये पहले से स्टेबल है, तो तुम जबरदस्ती इनको बिगाड़ नहीं सकते। लिख लो। ठीक, उसके बाद नोट कर रही है, लिख लो। ठीक है, अब हेडिंग डालो, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन अ पीरियड। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन अ पीरियड। तो देखो भाई क्या होगा, देखो लेफ्ट से राइट जाने से क्या होता था बताओ? साइज छोटा होता था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते थे, तो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता था, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। और याद करो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती थी? बढ़ती थी। याद है आपको? तो पीरियड में अगर तुम लेफ्ट से राइट जाओगे तो भाई खुद सोचो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो साइज छोटा होता जाएगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। अब बताओ, लिख लो, एक और लाइन लिख लो कि साइज ऑफ एटम गोज ऑन डिक्रीजिंग इन अ पीरियड। साइज ऑफ एटम गोज ऑन डिक्रीजिंग इन अ पीरियड, hence force of attraction increases. Hence force of attraction increases. Therefore electron affinity increases in a period. Therefore electron affinity increases in a period on moving from left to right. ठीक है, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, अब एक स्टेटमेंट बताना। अब देखो पीरियड में इसके बाद आ जाती है नोबल गैसेस। तो याद करो, दो तीन चीजें पढ़ी थी। पीरियड में हाईएस्ट बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती थी? बताओ बेटा। नोबल गैसेस की होती थी, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन थी, वो सबसे लास्ट में आते थे। ठीक, याद करो हाईएस्ट सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती थी? याद करो एल्केली मेटल्स की, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होता है इनके आउटर मोस्ट में, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद शेल की कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाती है? नोबल गैस जैसी। इसी तरह हाईएस्ट थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती थी? याद करो एल्कलाइन अर्थ मेटल की। ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल की। एल्कलाइन अर्थ मेटल में दो इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो शेल चेंज हो जाएगी। इसी तरह अब मुझे ये बताओ कि हाईएस्ट क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन अ पीरियड किसकी होगी? बताओ बेटा। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन अ पीरियड किसकी होती है? हेलोजेंस की, नॉट नोबल गैसेस। क्यों नोबल गैसेस की क्यों नहीं? क्योंकि यार ये तो एंडोथर्मिक हो जाते हैं ना,
तो ये तो निकालना ही नहीं चाहते, ठीक है। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड में किसकी होती है, हेलोजन की, ठीक। अब याद करो, 2 पॉइंट और लिखा देता हूं। हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल में किसकी होती थी, हीलियम की। इसी तरह हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियोडिक टेबल में किसकी होती है, क्लोरीन की। ठीक है। अब हेडिंग डालो, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन अ ग्रुप। ये रुको, उसके पहले हम सवाल तो कर ही सकते हैं 2-3। पहले सवाल करते हैं, फिर इस पे आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो देखो इसको करने का तरीका क्या है। पहले एक्सपेक्टेड लिखो। एक्सपेक्टेड क्या होगी, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, क्योंकि इधर जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती थी, बढ़ती थी। ठीक है। अब देखो, बेरिलियम क्या हो जाता है, एंडोथर्मिक, और बाकी सारे क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक। तो इस बार क्या करो, सबसे पीछे ले जाओ इसको, सबसे पीछे, सबसे पीछे। याद करो, आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या करते थे, एक का चेंज करते थे। याद करो, आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या था, याद करो। यहां पे एक्सेप्शन हो जाता था तो क्या करते थे, लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन। याद है आपको, यहां पे एक्सेप्शन होता था। ठीक है। तो इसमें लेकिन क्या करना है, इसमें ये एंडोथर्मिक हो जाता है, इसलिए सबसे पीछे कर दो। तो इन चारों को लगाओ, चारों को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऑर्डर में लगाओ, और साथ साथ आयोनाइजेशन एनर्जी के भी ऑर्डर में लगाओ। देखेंगे आप कितना है। देखो एक्सपेक्टेड क्या होगा, बी वाला भी, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन। लेकिन ये एंडोथर्मिक होता है, तो इसको क्या करोगे, सबसे पीछे। देखिए इस बार मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, सबसे पीछे। और आयोनाइजेशन एनर्जी में मैं क्या वर्ड यूज करता था, केवल एक का इंटरचेंज करोगे। याद है आपको, आयोनाइजेशन एनर्जी में यहां पर घपला होता था, तो क्या हो जाता था, सोडियम, अल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन। फिर एक्सपेक्टेड देखो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब नाइट्रोजन एंडोथर्मिक है, तो क्या करोगे, सबसे पीछे। एक्चुअल क्या करोगे, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्योंकि ये क्या है, एंडोथर्मिक है।
ठीक। और इसी तरह अगर आयोनाइजेशन एनर्जी का बना हो तो यहाँ पे गड़बड़ होती थी, अगर आपको याद हो तो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। इसी तरह ये देखो डी वाला एक्सपेक्टेड, तो सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो ये क्या होता है, एंडोथर्मिक तो नहीं होता लेकिन स्लाइटली एक्सो होता है, लेकिन फिर भी इसको क्या करोगे, पीछे ही रखोगे। ये क्या होता है, स्लाइट एक्सोथर्मिक, ठीक है। और अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करो तो क्या था, यहां गड़बड़ होगी, तो सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन। अब बढ़े डालो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन अ ग्रुप। तो आप खुद सोचिए आपको क्या लगता है भाई, जब सारे फैक्टर ही सेम हैं तो नीचे जाने पर क्या होगा, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड था वही ट्रेंड होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी। देखो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन अ ग्रुप, आपको पता है भाई नीचे जाने पर इफेक्टिवली क्या होता है, साइज बढ़ता है, नीचे जाने पर देखो क्या होगा, नीचे जाने पर साइज बढ़ रहा है, तो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो जनरल ट्रेंड क्या है, यही है। अब इसमें लिखो एक्सेप्शंस इन ग्रुप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेप्शंस इन ग्रुप, ठीक है। देखिए ये जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, नपस सब्बी, ऑसेटेपो, पैकल, बरिएट। अब देखो ये है, इनका एक्सपेक्टेड क्या है कि नीचे जाने पर आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, ठीक है, सॉरी उल्टा बोल गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, ये है। तो देखो एक एक करके करते हैं, ठीक। ये क्या है, एक्सपेक्टेड, ठीक। तो अब देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 2-3 बार सवाल आ चुका है। देखो पहला एक्सपेक्टेड क्या है, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। अभी देखिए थोड़ी देर पहले मैंने लिखाया था आपको कि हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है पीरियोडिक टेबल में, क्लोरीन की। भाई देखो इधर देखो, पीरियड में हाईएस्ट किसकी होती है, हेलोजन की, और नीचे जाने पे कम हो रही है, यानी सबसे ज्यादा किसकी होगी, सेकेंड पीरियड की होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो फ्लोरीन की होनी चाहिए, लेकिन फ्लोरीन की नहीं होती, क्लोरीन की होती है। ये देखो ये एक्चुअली यहाँ पर क्या है, एक्सेप्शन। सर एक्सेप्शन क्यों है, वो अभी एक्सप्लेन करता हूँ, पहले देख तो लो फैक्ट क्या है, फिर एक्सेप्शन भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वाला तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो ऑक्सीजन तो सबसे पीछे चला गया, ठीक है। तीसरा देखो,
क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों। तो इसलिए देखो पहले हाईएस्ट पीरियोडिक टेबल की किसकी हो जाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्लोरीन की, क्योंकि होनी किसकी चाहिए थी, फ्लोरीन की, लेकिन हो किसकी जाती है, क्लोरीन की, क्योंकि क्लोरीन की फ्लोरीन से भी ज्यादा है। ठीक है क्वेश्चन, लेकिन है इन सबकी एक्सोथर्मिक, ये ध्यान रखना, सबकी क्या है, एक्सोथर्मिक ही है, एंडोथर्मिक तो वही 2-3 की थी। क्वेश्चन, वाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन why electron affinity of fluorine is less than chlorine। क्योंकि क्लोरीन फ्लोरीन के एक्सेप्शन हम कई बार पढ़ेंगे, समझिए। अब जैसे देखो पीरियड में मैं साइज बनाता हूँ 3, 4, 5, 6, तो फ्लोरीन का साइज देखो कितना छोटा हो जाता है कि नहीं। ये तो मानते हो कि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है। पीरियोडिक टेबल में अगर हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ दो तो सबसे छोटा साइज इधर आके किसका हो जाता है, फ्लोरीन का। तो अब देखिए ये है फ्लोरीन, और ये है क्लोरीन। ठीक, समझिएगा बड़े ध्यान से। अब इसमें 9 प्रोटॉन, इसका साइज छोटा है, तो जब नया इलेक्ट्रॉन आया तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया, ठीक, लेकिन इसका साइज क्या होता है, बहुत छोटा। जैसे मैं भी लिख रहा हूं तो बहुत छोटा लिख रहा हूं, कई बच्चों की कंप्लेन रहती है। इसका साइज क्या है, बहुत छोटा, क्योंकि पीरियड में सबसे छोटा साइज किसका होता है, हेलोजेंस का। ये बात भी लिख सकते हो भाई नोट करके कि पीरियड में स्मॉलेस्ट साइज किसका होता है, हेलोजेंस का। ठीक है, क्योंकि नोबल गैसेस का तो हम क्या देखते हैं, वैन डेर वाल्स रेडियस। तो ये इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, ठीक, लेकिन इसका साइज बहुत छोटा है, यानी बहुत छोटी जगह में, मान लीजिए सपोज कार के पीछे वाली सीट है, तो नॉर्मली वो 3 लोगों के बैठने के लिए होती है, उसमें भी अगर मेरे जैसे 3 बैठ जाए तो आएंगे नहीं, लेकिन उसमें क्या करिए आप 4 बैठा दीजिए। ठीक है, वो भी सोचिए मेरे जैसे 4 आपने बैठा दिए, ठीक, और उस पे आप एक 5वां मेरे जैसा लेके आ रहे हो, तो फिर सोचो आपस में क्या होगा, बहुत ज्यादा रिपल्शन होंगे कि नहीं होंगे। तो इसमें देखो इलेक्ट्रॉन भी बहुत ज्यादा है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये मिलके इस पे जो स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाते हैं, ये बहुत ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाते हैं। और इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा छोटा है। ठीक, सपोज करो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको मैं मान लेता हूं +100 जूल। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका 100 जूल है। ठीक, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मान लो इसका 300 है, तो 300 जूल एनर्जी इसमें रिलीज होनी चाहिए। ठीक है, अब समझना ध्यान से, ये बड़ा कंफ्यूज करता है बच्चों को। अब बताओ सर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो इसी में होना चाहिए, अभी तक आपने जितना पढ़ाया। हाँ बेटा, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसी में होता है। तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 300 है, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मान लो 250 है। ठीक भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा कम कैसे नापोगे, जितनी एनर्जी रिलीज हुई। ठीक, लेकिन इसमें क्या है, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है उसकी वजह से जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, इसमें 9 है तो 9 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो ये बहुत ही छोटी जगह में है, मान लीजिए वही कार वाले बात है कि कार के पीछे वाली सीट में मेरे जैसे आप 4 बैठे थे पहले ही, और एक 5वां ले आए, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन भी इसमें क्या है, बहुत ज्यादा। ये देखो, सॉरी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से तो एनर्जी रिलीज होगी ना, ये मैंने गलत लिखा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होगी, सॉरी, रिलीज होगी तभी तो माइनस साइन दोगे, और फोर्स ऑफ रिपल्शन से क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो इसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन बहुत ज्यादा है, तो देखो एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई कितनी, 280। तो नेट कितनी एनर्जी रिलीज हुई, केवल 20 जूल। ठीक, अब इसमें देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, -250।
अब सोच के देखिए, वो जो मेरे जैसे 5 लोग थे, वो कार की पीछे वाली सीट्स, आपने कहा कि 5 आ गए तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो चलो बड़ी सी बस कर लेते हैं। तो अब आपने कर ली बस बड़ी सी, तो अब मेरे जैसे 5 क्या, मेरे जैसे 10 और बैठ जाएंगे उसमें। तो ये समझिए छोटी सी कार है, वो भी कार कौन सी, आप अच्छी कार मत समझिए, इसको आप समझिए सबसे छोटी नैनो, ये नैनो है, समझ रहे हैं? नैनो में आप मेरे जैसे 4 बैठाओगे, सोचो बेचारी का क्या होगा। और ये क्या है, अपनी वोल्वो वाली आराम से जो एसी वाली बस होती है वो, तो उसमें मेरे जैसे 5 क्या, आप 15 ले आओ। तो भले ही इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो नेट स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, वो कितना हुआ, 200। ये कम हुआ, कम क्यों हुआ, इससे कम हुआ, क्यों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा फिर भी कम हुआ, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही छोटी जगह में था। तो बताओ नेट इसमें कितनी एनर्जी रिलीज हुई, 50 जूल। तो खुद देखो नेट में एनर्जी कितनी, इसमें ज्यादा रिलीज हो रही है और इसमें कम रिलीज हो रही है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भले ही इसका ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका ज्यादा है उससे, देखो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 300 है, इसमें 250 है, लेकिन फिर भी इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या है, बहुत ज्यादा है। फोर्स ऑफ रिपल्शन बहुत ज्यादा है, क्यों, क्योंकि साइज बहुत छोटा है, इसीलिए फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या है, वेरी वेरी हाई। और यही चीज किसमें होती है, ऑक्सीजन में, और यही चीज किसमें होती है, नाइट्रोजन फैमिली में। तो लिखो, फ्लोरीन हैज वेरी स्मॉल साइज, फ्लोरीन हैज वेरी स्मॉल साइज। बल्कि अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था F- इज द स्मॉलेस्ट कैटायन, और याद करो F- का साइज F से तो बड़ा होगा ही होगा, है कि नहीं। F- का साइज क्या होगा भाई, एनायन का साइज बड़ा होता है। तो याद करिए, मैंने स्टार्टिंग में मतलब पता नहीं कब कहीं ना कहीं तो लिखाया था कि F- क्या होता है, कैटायन लिखना होगा। अब ऐसी गलतियां तो खुद ही ठीक कर लिया करो। F- क्या है, स्मॉलेस्ट एनायन, ठीक है ना। F- क्या है, स्मॉलेस्ट एनायन। तो ये स्मॉलेस्ट एनायन होता है, तो उससे भी छोटा क्या होगा, F। तो खुद सोचो F का साइज कितना छोटा है, और उसमें नैनो में आपने मेरे से पीछे वाली सीट पे 5 भर दिए, तो क्या होगा भाई, रिपल्शन होकर दरवाजे तोड़ के हम बाहर आ जाएंगे, है कि नहीं, ये तो दरवाजा बंद ही नहीं होगा। तो लिखो, फ्लोरीन हैज वेरी स्मॉल साइज, फ्लोरीन हैज very small size, therefore extremely high, therefore extremely high inter-electronic repulsion, therefore very high inter-electronic repulsion, very high inter-electronic रिपल्शन, ब्रैकेट में लिख लो स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक। सो ओवरऑल, इसके आगे लिखो, Cl हैज मोर इलेक्ट्रॉन देन फ्लोरीन, Cl हैज मोर इलेक्ट्रॉन देन फ्लोरीन, स्टिल इट्स साइज इज मच बिगर, still its size is much bigger than fluorine, so it has less inter-electronic repulsion, so it has less inter-electronic repulsion than fluorine। फिर लाइन चेंज करके लिखो, thus the overall effect is, thus the overall effect is that less amount of energy is released in fluorine, less amount of energy is released in fluorine as compared to chlorine। ठीक, ये फोटो बना लो, ठीक है। अब इसके बाद देखो, सेकेंड, थर्ड एंड अदर सक्सेसिव इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी, सेकेंड, थर्ड एंड अदर सक्सेसिव
इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी। सेकेंड, थर्ड एंड अदर क्या बोला, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी। तो देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती थी, याद करो। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती थी भाई, बढ़ती जाती थी, ठीक है। और ये सारी ही की सारी क्या होती थी, एंडोथर्मिक, ऑल और एंडोथर्मिक, ठीक। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो ओनली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, एक्सोथर्मिक। जबकि इसमें भी आपको पता है एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस कौन कौन से, याद करो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, नोबल गैसेस। तो इसमें क्या होता है, केवल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक होती है, रेस्ट ऑल आर एंडोथर्मिक। रेस्ट ऑल आर एंडोथर्मिक, यानी सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडोथर्मिक, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडोथर्मिक, थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडोथर्मिक, एंड सो ऑन। ऐसा क्यों सर? चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जो बड़ा ही फेमस एग्जाम्पल है, कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मैं आपको वैल्यू भी दूंगा इसकी। देखिए ऑक्सीजन गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो भाई ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, तो माइनस होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू होती है -140 किलो जूल पर मोल। नो नीड टू रिमेम्बर द वैल्यू, मुझे खुद को वैल्यू नहीं याद है, मैं देख के लिख रहा हूँ, ठीक है। ये वैल्यू थोड़ी ना याद करनी है आपको। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी है, -140 किलो जूल पर मोल। तो ऑक्सीजन में देखो होता क्या है, 26, अब कितना हो गया, 27 हो गया। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये 27 है, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया और O2 माइनस बन गया, तो अब बताओ ये क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 हो गया सर, ये तो क्या बन गया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सर ये तो क्या बन गया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन गया। O माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स O2 2 माइनस, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो सर ये तो बहुत ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए, तो इसमें तो एनर्जी क्या होनी चाहिए, रिलीज होनी चाहिए। पहली बात तो ये देख लो, यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज। माइनस का मतलब क्या है, एनर्जी इज रिलीज्ड। तो यहाँ बताओ डेल्टा एच 750 के आसपास होता है, 780 प्लस 780 किलो जूल पर मोल। प्लस का मतलब क्या है, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, यानी स्टेबिलिटी क्या हो रही है भाई साहब, कम हो रही है। यानी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। ये ध्यान रखो, ये 26 से तो क्यों, ऐसा क्यों? अगर तुम नेट में भी देखो, ये ऐड करना मैंने सिखाया था आपको, ये कॉमन वाला कट जाता है, इसका डेल्टा एच कितना हो जाएगा, -140 प्लस 780 इज इक्वल टू 540। तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन लेना, इसके लिए क्या है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, तब भी ये क्या हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है। क्यों? अब यही देख लो, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलोगे इसको एक तरीके से, तो ये क्यों होती है भाई, एनायन है, खुद सोचो, पहले से ही बेचारा नेगेटिव है, तुम एक और नेगेटिव दोगे तो माइनस माइनस क्या होगा, रिपल्शन होगा।
इसी रिपल्शन की वजह से इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये लिखो, इसके बाद इंग्लिश लिखो। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन क्या होता है? O2 माइनस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन in gaseous state takes place in two steps. First exothermic, second endothermic, और 1+2 तो भी क्या है? एंडोथर्मिक। ठीक, देखो इसके बाद लिखो कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एनी एलिमेंट, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एनी एलिमेंट विल बी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एनी एलिमेंट विल बी एंडोथर्मिक, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एनी एलिमेंट विल बी एंडोथर्मिक, because of electron repulsion, because of electron repulsions। ठीक है, लाइन चेंज करके लिखो। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन, the process of formation of oxide ion from oxygen atom is unfavorable। भाई फेवरेबल कौन सा होता है? जनरली वो फेवरेबल रिएक्शन होती है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो जनरली वो प्रोसेसेस नेचर में, वो प्रोसेसेस या वो रिएक्शंस फेवरेबल होती हैं जो एक्सोथर्मिक होती हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी तो खुद अपने आप क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो दस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन फ्रॉम ऑक्सीजन एटम इज अनफेवरेबल even though O2 minus is isoelectronic, even though O2 minus is isoelectronic with neon। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो नोबल गैस कौन। इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट electron repulsions outweighs the stability gained by achieving stable noble gas configuration। मतलब ये इतना ज्यादा होता है, ये भाई नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आई तो थोड़ा स्टेबल तो हुआ होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल कर देता। क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन है शायद, ये क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं क्योंकि मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूं कि नीट का है कि जेई का है। कहीं का तो है। विच इज लीस्ट स्टेबल? ठीक है, तो इसका आंसर है ये। क्यों भाई? अरे खुद सोचो, ये सारे प्रोसेस तो क्या थे? एक्सोथर्मिक, बोरॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ये क्या था? एक्सोथर्मिक। कार्बन प्लस इलेक्ट्रॉन क्या था?
एक्सोथर्मिक यानी एनर्जी रिलीज हो रही थी, लेकिन ये प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक यानी इसने क्या किया, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, इसने एनर्जी क्या की, एब्जॉर्ब की, एनर्जी एब्जॉर्ब की यानी ये क्या हो गया, लेस स्टेबल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग रिएक्शंस, क्लासिफाई द फॉलोइंग रिएक्शंस, देखिए हो सकता है आपको लगता हो मैं ज्यादा लिखाता हूं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा सबसे स्कोरिंग केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, और मैं गारंटी लेता हूँ कॉपी से ही आएगा, और कॉपी से नहीं आएगा तो आउट ऑफ सिलेबस आएगा, ये ध्यान रखना। तो बस कॉपी पढ़ते जाओ, और कॉपी आप पढ़ोगे, आप अपने जो सीनियर हैं उनसे पूछिए, जो भी कठिन से कठिन किताबें हैं वो हो जाती हैं उनसे। क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग रिएक्शंस एज, क्लासिफाई द फॉलोइंग रिएक्शंस एज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, all are taking place in gaseous state. तो मैं बार बार यहाँ जी नहीं लिख रहा हूं, लिख ही दिया ऊपर कि भाई गैसियस में है सब। एक पॉज करो, 2 मिनट का टाइम लो और खटाखट कर लो। ठीक, अब मैं मान लो आप पॉज करके ट्राई कर चुके हो। तो देखो ऑक्सीजन प्लस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडोथर्मिक, क्योंकि ये क्या है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। अब बेरिलियम प्लस ये याद करो एंडोथर्मिक होता था, क्यों, स्टेबल कॉन्फिगरेशन, याद है आपको। सल्फर प्लस ये एक्सोथर्मिक, क्लोरीन प्लस ये एक्सोथर्मिक, फास्फोरस प्लस ये लिटिल एक्सोथर्मिक, याद है ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता था, फिर भी ये क्या होता था, एक्सोथर्मिक। नाइट्रोजन प्लस ये एंडोथर्मिक, क्यों, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। नियॉन प्लस ये भी एंडोथर्मिक। ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी आपको बताया था अभी एंडोथर्मिक, और ये भी एंडोथर्मिक, क्यों, क्योंकि ये क्या है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो एक नोट करके लिख लीजिए, आपको बड़ा काम आएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर में लगाने के लिए सवालों में। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, ऑक्सीजन, वेरी इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सवाल आए पीरियोडिक टेबल में, आपको किसी भी ऑर्डर में लगाने को बोले, चाहे वो साइज का ऑर्डर हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर हो, कोई भी ऑर्डर हो, तो उसको एटम में कन्वर्ट कर लो। अब ये कौन सा एटम है, फ्लोरीन, ये क्लोरीन,
ये ऑक्सीजन, ये सल्फर। तो आपको ऑर्डर पता ही है, क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन, खत्म। ठीक है बेटा, एक और बात, ऑर्गेनिक लेक्चर 2, जो शायद आज ही आप लोग देखेंगे, उसमें एक एरर है, जो होमवर्क के सवाल दिए थे, एरर है 1024। ठीक है, ये टाइम स्टैम्प है, टाइम स्टैम्प का मतलब इस टाइम पे एरर है। एरर क्या है कि उसमें एक सवाल है इस तरीके का, मुझे याद नहीं सवाल, तो उसमें 3 जगह मैंने 4 डिग्री लिखा है, समझिए, लेकिन इसको यहां पर मैंने लिख दिया 2-4 डिग्री कार्बन, समझ गए, जबकि लिखा है यहाँ पे 3 दिखाए हैं, लेकिन आंसर में मैंने क्या लिखा है 2-4 डिग्री कार्बन। तो ये एरर है, ये क्या होना चाहिए 3-4 डिग्री कार्बन, समझ गए आप, इस टाइम के आसपास एरर है। ठीक है, तो अब हमारी केवल एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी बची है, मेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि वैलेंसी बहुत ही छोटी होती है। तो अब अगले लेक्चर में मैं जरूर आपकी असाइनमेंट डिस्कस करूंगा, फिर ही मैं एक लेक्चर में असाइनमेंट करा दूंगा। अभी तक जितना कराया है, फिर मैं किस पे चला जाऊंगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। ठीक है, और ये बेटा करते रहो, और ऑर्गेनिक में लिखने से ही आएगा। पहले लेक्चर में आपको एहसास हो गया होगा कि कितना लिखना है, अलग कॉपी बनाना। ठीक है, और गारंटी लेता हूं कि बेटा मतलब कॉपी के बाहर नहीं आएगा, बस कॉपी याद होनी चाहिए बस। ठीक है, थैंक यू।